ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का सिलेबस दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या डिफरेंट स्कोप्स एक्चुअली होते हैं। क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने स्टार्ट किया होगा तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस आई हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। पहली डेफिनेशन कौन सी थी? क्लासिकल, देन नियो क्लासिकल एंड देन मॉडर्न, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ अप्रोच गिवन बाय द एडम स्मिथ, उसके बाद वेलफेयर अप्रोच गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल, उसके बाद स्कैरसिटी अप्रोच गिवन बाय द लियोनेल रॉबिन्स, और उसके बाद ग्रोथ अप्रोच गिवन बाय द सैमुअलसन। तो ये हमने 4 अप्रोचेस पढ़ी थी, और इन अप्रोचेस में जो सबसे लेटेस्ट हमारी अप्रोच चलती है वो स्कैरसिटी और ग्रोथ अप्रोच चलती है, जो ये बताती है कि भाई इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट किसके बारे में बताता है? अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है यूजुअली कि भाई उस बंदे की जो डिजायर्स होती हैं दोज आर ऑलवेज अनलिमिटेड, मींस बंदे की डिजायर्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, और इस अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं दोज आर ऑलवेज स्कैर्स। ये स्कैर्स रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस हमेशा कम होंगे। बस इन्हीं स्कैर्स रिसोर्सेस से वो कैसे अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करता है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक्स। लेकिन ये नहीं बोला गया कि दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नहीं वो बोला गया इकोनॉमिक्स। बस यही ह्यूमन बिहेवियर कभी हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो किसका पार्ट हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर यही ह्यूमन बिहेवियर ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी पे डिस्कस करते हैं, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये जो दो वर्ड है माइक्रो एंड मैक्रो, तो देखिए ये जो माइक्रो एंड मैक्रो है ये दोनों ग्रीक वर्ड से निकाले गए हैं। माइक्रो इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रो इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या सिंगल, ठीक है, और यहां पर मैक्रोस मींस व्हाट? लार्ज। ये हमने वर्ड को डेराइव किया, ठीक है। अब इसके सब्जेक्ट मैटर पे बात करूं तो देखिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करती है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल पर क्या आएगा? कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई अकेला बंदा, या मैं कहूं इंडिविजुअल फैमिली, तो पूरी फैमिली इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो फैमिली इटसेल्फ इज एन इंडिविजुअल यूनिट। फिर भले वो फैमिली 5 पर्सन्स की हो, फिर वो भले फैमिली 8 पर्सन्स हो या 20 पर्सन्स की हो, एंटायर फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड विल बी अ पार्ट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट। उसके बाद इंडिविजुअल फैक्ट्री की बात करें, हम इंडिविजुअल स्कूल की बात करें, अच्छा बिसाइड्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई एक अकेला प्रोडक्ट होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, तो ये सारी चीजें जो होंगी ऑल दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम उसको इंडिविजुअल लेवल पर या बहुत से बहुत एक स्पेसिफिक मार्केट लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, तो दैट विल बी द पार्ट of subject matter of microeconomics. I hope it is clear. Now come to the second part, macroeconomics. अब देखिए माइक्रोइकोनॉमिक्स जो होती है, अगर हम इसका स्कोप बढ़ाते जाएं, भाई इकोनॉमी में अकेला बंदा तो जैसे मैं हूं तो मैं अकेला बंदा तो हूं नहीं, तो अगर एक इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। और पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी जब बोलते हैं ना इकोनॉमी एज अ होल, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं। कंट्री मींस हम यहां आप बोलेंगे सर आप कंट्री तक ही क्यों कर रहे हैं उसमें? तो देखिए सबसे पहले तो इंडिविजुअल इकोनॉमी होगी, फिर आप उसको बढ़ाएंगे तो आपके सिटी लेवल की होगी, फिर स्टेट लेवल की होगी, फिर नेशनल लेवल की होगी। लेकिन नेशनल लेवल तक जो होता है ये पर्सन, कैपिटल और गुड्स जो है फ्रीली मूव हो सकती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर करेंसी चेंज हो जाती है, रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वीजा लगता है, गुड्स भी फ्रीली मूव नहीं हो सकता, कैपिटल भी फ्रीली मूव नहीं हो सकती, और इंडिविजुअल भी फ्रीली मूव नहीं हो सकता, आपको वीजा और पासपोर्ट लगेगा उसमें। तो जिस लेवल तक आपका जो गुड्स, सर्विस, कैपिटल और प्रोडक्ट और ह्यूमन बीइंग जो पर्सन है ये फ्रीली मूव हो सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में हम कहीं तक भी जा सकते हैं, फ्रीली आप मूव कर सकते हो, कहीं पर भी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है, करेंसी भी सेम टू सेम चलती है, गवर्नमेंट भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो हम क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स जब इसको बढ़ाते हैं तो ये किस लेवल तक बढ़ाते हैं, अप टू द लेवल ऑफ कंट्री, पूरी एक कंट्री, क्योंकि कंट्री चेंज तो
तो रूल्स चेंज, कंट्री चेंज तो करेंसी चेंज, कंट्री चेंज तो लॉ एंड ऑर्डर चेंज। तो ये एक मैक्सिमम कंट्री तक बढ़ाते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे सारे के सारे इकोनॉमी एज अ होल बोलते हैं, इकोनॉमी एज अ होल मींस पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एक यूनिट मान करके जब डिस्कस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इंडिविजुअल पर्सन था, तो इंडिविजुअल पर्सन इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑल पर्सन इन एन इकोनॉमी तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए किस तरह से ये होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड वाज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इवन मार्केट डिमांड वाज आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इंडिविजुअल मतलब मेरी अकेले की, आपके अकेले की, हम सबकी इंडिविजुअली जो डिमांड होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप इसको कंट्री लेवल पर ले जाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। क्या कहलाने लगती है ये? एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड विल बी द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पूरी कंट्री में एक स्पेसिफिक ईयर में कितनी डिमांड, प्लान्ड आउटपुट होता है, डिमांड उठती है, वो क्या कहलाती है। इंडिविजुअल सप्लाई आपने पढ़ा था, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल प्राइसिंग, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। और यहां पर हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल विल द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, हर चीज जो माइक्रो में है वो मैक्रो के हिसाब से अगर आप उसको कंपेयर करें तो वहां तक तो ठीक है, बट मैक्रो का जो सब्जेक्ट है और स्कोप है वो अपने आप में बहुत ही वास्ट है, और हमें इसमें पूरी इकोनॉमी को पढ़ती है। और खासकर हम जो इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, जो कंट्री ही कंट्री ऑफ वेरिएशन है, मींस यहां पर आप जाएं तो एक गली अगर आप चेंज कर देते हैं तो वहां से आपके ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, लोगों की ईटिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, ये सब चेंज हो जाता है। तो इतनी वेरिएशन वाली इकोनॉमी में तो बहुत अपने आप में बहुत वास्ट इस लेवल के ऊपर पढ़ना पड़ता है और बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सिर्फ यही नहीं, अब जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी भी आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा। ये सारी चीजें आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको किस लेवल पर पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर। तो अब आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे तो माइक्रो, और एग्रीगेट लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे तो मैक्रो। सेकंड पॉइंट इज अवर मेथड ऑफ स्टडी। ये मेथड ऑफ स्टडी मींस हमारी स्टडी की मेथड क्या है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो जरा इसके अंदर देखिएगा, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताऊँ आपको कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये होता है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है और ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। इसमें होता क्या है, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक सिंगल फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ और सिंगल फैक्ट्री का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई का, या सिंगल फैमिली का ढूंढ रहा हूँ, या मेरा अपना ढूंढ रहा हूँ, तो मैं पूरी इकोनॉमी का एक पार्ट हूँ, बस सिर्फ एक यूनिट हूँ। मींस पूरी इकोनॉमी की आपको डिटेल उसमें नहीं मिल सकती। देखिए इकोनॉमी में अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह से बिहेव करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग प्राइस बढ़ने पर कुछ ज्यादा अलग तरह से बिहेव करते हैं, कुछ लोगों को प्राइस बढ़ने का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता। लेकिन तो इसीलिए अगर एक बंदे की अगर आप स्टडी करते हैं तो इट इज जस्ट अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सिर्फ एक पार्शियल एनालिसिस है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिट का, मतलब पूरा नहीं बताता। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मींस ये आपकी पूरी इकोनॉमी का जनरल आइडिया देगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा दूं, आप आगे पढ़ेंगे इसमें, एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू स्पेंड। आपके पास जो पैसा है, जो आप अर्निंग्स करते हो, उस अर्निंग्स के अगेंस्ट आप कितना पैसा मार्केट में स्पेंड करते हैं। ये चीज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन मैक्रो में पढ़ाई जा रही है। अब ये क्या होता है, मान लें कि इंडिया का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है मान लें 0.6 या 60%। इसका मीनिंग होगा कि जो हमारे जनरल इंडियंस हैं वो ऑन एन एवरेज अपनी अर्न इनकम का 60% पार्ट मार्केट में स्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये हर एक पर ट्रू नहीं होगा। हो सकता है कि मैं अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता हूं, कोई अपनी इनकम का, बहुत गरीब इंसान है तो 100% स्पेंड कर देता हूं, और कोई बहुत ज्यादा इनकम है तो उसका सिर्फ 10% ही स्पेंड करता हूं। तो ये इंडिविजुअली जो है ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन हमने पूरी इंडिया का एक ओवरऑल एवरेज उठाकर और एग्रीगेट और जनरल एक इक्विलिब्रियम दे दिया कि भाई ओवरऑल हमारे इंडिया में जो टेंडेंसी टू स्पेंड है 60% ऑफ द इनकम अर्न है। जितना वो बंदा इनकम अर्न करता है उसका 60% मार्केट में स्पेंड करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में
जो अपना स्कोप मेथड ऑफ स्टडी है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये जो वर्ड है मैं पहले आपको इसको बता दूं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मीनिंग होता है हम कौन से वेरिएबल्स एक्चुअली इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वेरिएबल ही स्टडी करते हैं तभी तो इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था। कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम लेंगे, तो हम नेचुरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लेंगे, कंज्यूमर्स डिमांड। कोई भी एक कंज्यूमर जो भी डिमांड करेगा हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा ये लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसके अंदर होगा हमारा कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। कोई एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर की सप्लाई होगी तो वो उसमें पड़ी जाएगी, याद रखिएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही डिमांड जो होगी दैट विल बी द एग्रीगेट डिमांड। हम उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एक बंदे की, एक कंज्यूमर की, कंज्यूमर आया, कंज्यूमर्स, एक कंज्यूमर की डिमांड माइक्रो का पार्ट है। वो जो वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल सिर्फ एक का, इस माइक्रो में सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड ली जाएगी। यहां एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड ऑफ एंटायर इकोनॉमी विल बी कंसीडर्ड। सेम यहां पर प्रोड्यूसर सप्लाई की बजाय यहां पर हमारा वर्ड आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स। ये हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक डेटा है। हमें यहां पर डेटा लेना है तो इंडिविजुअल के लेना है, यहां पर डेटा लेंगे तो पूरी इकोनॉमी का लेंगे, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। यहां पर स्पेसिफिक कंज्यूमर डिमांड और स्पेसिफिक प्रोड्यूसर सप्लाई। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स का मीनिंग होता है किस में कौन से लोग एक्चुअली डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किस लेवल के लोग, किस लेवल के ऊपर डिसीजन एक्चुअली लिया जाता है। तो अगर हम बात करें अबाउट द माइक्रो, तो माइक्रो में एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या होगा, इसमें डिसीजन लेगा, और उसका जो डिसीजन लेने का पर्पस होता है ना, वो उसका अपना इंडिविजुअल वेलफेयर या इंडिविजुअल इंक्रीमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। हमने पढ़ा है ना भाई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो पढ़ा है हमने, इक्विलिब्रियम है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, और वो कब आता है, जब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। मींस यहां पर जो इकोनॉमिक एजेंट है तो वो एक इंडिविजुअल बंदा है, और वो हमेशा इकोनॉमी को अपने इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन के लेवल के ऊपर स्टडी करता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी, तो मैक्रो में कभी भी कोई एक इंडिविजुअल बंदा पूरे मैक्रो के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। यहां पर डिसीजन लेने वाली जो बिग इंस्टीट्यूशंस होंगी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारे यहां की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई। उसके अलावा आपने देखा होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट, ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से काम किया जाए, मैक्रो इकोनॉमी को कैसे हैंडल किया जाए, और इसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन एक्चुअली रिसीव हो सके। तो देखिए, आपकी आरबीआई है, गवर्नमेंट है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये पूरे के पूरे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे कैपिटल मार्केट को मैनेज करती है, आरबीआई पूरे मनी मार्केट को मैनेज करती है, किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं करती। बट अगर हम एक कंपनी के डिसीजन के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स वो जो उस स्पेसिफिक के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब ये एग्रीगेशन वर्ड एग्रीगेट से बना है, और एग्रीगेट मींस सम टोटल, ठीक है। अब अभी मैंने कहा आपसे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ही है? अगर मैं ऐसा कहूंगा हाँ, तो आप कहेंगे सर फिर आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल जो डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें इंडिविजुअल डिमांड के साथ साथ मार्केट डिमांड भी आपने पढ़ाया था। तो एग्रीगेशन तो किया था ना, मींस डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी विल बिकम द मार्केट डिमांड। ये दो लोगों की डिमांड मिलकर के मार्केट डिमांड बन जाती है। तो जब दो लोग आ गए तो इंडिविजुअल तो रहे नहीं उसमें, या दो फैमिलीज हो गई तो इंडिविजुअल नहीं, 100 फैमिली हो गई तो इंडिविजुअल नहीं। तो ये जो होता है माइक्रो में भी एग्रीगेशन होता है, नो डाउट ये एग्रीगेशन होता है, लेकिन ये एग्रीगेशन जो होता है ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक होता है, या स्पेसिफिक मार्केट तक होता है, या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तक ही होगा, स्पेसिफिक सिटी तक होगा, स्पेसिफिक स्टेट तक होगा, ऐसा ही होगा बस। लेकिन यहां पर जो डिग्री
डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, ये एग्रीगेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल लेवल। मींस अगर हम कहें कि जितनी भी, जैसे अगर मैं कहूं कि स्टील इंडस्ट्री, तो अगर एक स्टील इंडस्ट्री है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उस 10 स्टील इंडस्ट्रीज हैं तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक शहर की स्टील इंडस्ट्री है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज किसका पार्ट बनती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसका एग्रीगेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक लेवल तक होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एक ही लेवल को पढ़ेंगे या एक ही यूनिट को पढ़ेंगे, एग्रीगेशन इसमें किया जा सकता है, बट एग्रीगेशन विल आल्सो बी अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। और मैक्रो में एग्रीगेशन सारी की सारी यूनिट्स को आप सम टोटल कर लेते हो तो दैट विल बी द एग्रीगेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। अब ये अजम्पशंस का देखिए, बिना अजम्पशंस के माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिकल लॉस कभी भी ट्रू होल्ड हो ही नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई एवरी अदर थिंग विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर और दूसरे अपना प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो कुछ अजम्पशंस होते हैं, सेट्स ऑफ अजम्पशन। तो अब वो सेट ऑफ अजम्पशन दोनों में अलग अलग होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब देखिए इसका फंडा ये है कि कुछ ऐसे अजम्पशंस होंगे कि कुछ वेरिएबल्स, कुछ फैक्टर जो होंगे माइक्रो में कांस्टेंट होंगे बट मैक्रो में ये वेरिएबल होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो मैक्रो में कांस्टेंट होंगे और माइक्रो में वेरिएबल होंगे। मींस आप उसको एक, अगर माइक्रो की स्टडी करते हैं, जैसे हम बात करेंगे अबाउट द आउटपुट, तो इस केस में जब आप माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं तो मैक्रो लेवल की बात नहीं करते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस एंड डिमांड अगर हम एक इंडिविजुअल बंदे का देख रहे हैं तो हम एग्रीगेट के ऊपर बात नहीं करेंगे या टोटल आउटपुट के ऊपर बात नहीं करेंगे। जब भी आप इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो ये मान लेंगे कि टोटल आउटपुट अपने आप में कांस्टेंट है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जबकि इंपैक्ट पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बट जब आप माइक्रो स्टडी करते हैं तो आपको कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस को कांस्टेंट रखना पड़ता है और कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस को क्या करना पड़ता है, वेरी करना पड़ता है। टोटल आउटपुट को वेरी करें, आप अपनी फैक्ट्री का आउटपुट देख रहे हैं तो टोटल आउटपुट को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप ये मानेंगे कि भाई टोटल आउटपुट जो है वो अल्टीमेटली कांस्टेंट है। जैसे आपने कहा कि भाई मार्केट में अभी कोई स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब आप स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है तो आप क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, आप उसके प्रोड्यूसर हैं। तो आप ये मानते हैं कि भाई डिमांड बढ़ी है तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और लेकिन एक्चुअल ट्रुथ ये भी तो है, आप ये बैठकर सोच लें कि भाई मेरे जैसी 10 कंपनी से सभी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी और कल को डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर सोचते हैं तो आपको बहुत सारे मैक्रो लेवल के सेट ऑफ अजम्पशंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और माइक्रो लेवल के जो अजम्पशंस है उनको वेरी करना पड़ेगा। सेम विद मैक्रो, मैक्रो के अंदर भी कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस है जो मैक्रो के ऊपर होते हैं और माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं होते। जैसे आप इन्फ्लेशन की बात करें तो मैक्रो ओवरऑल इन्फ्लेशन को पकड़कर चलता है। इंडिविजुअल भाई जैसे उसने क्या कहा कि आपको पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट बता दिया 6%, मींस आपकी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल 6% से इंक्रीज हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई माइक्रो लेवल के ऊपर सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसमें कि भाई किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज भी होती है। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस 20% से डिक्रीज हो गई और आप अपनी रिपोर्ट में दे रहे हैं कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो 6% से इन्फ्लेशन है, तो आप बोल सकते थे कि भाई मेरी प्रोडक्ट की प्राइस तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हम जब जनरल प्राइस लेवल को पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो फिर इंडिविजुअल प्राइस लेवल को हमें उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है सेंट्रल इशू ऑफ स्टडी। सेंट्रल इशू क्या होता है, क्या एक्चुअली इसके अंदर पढ़ा जाता है, ये माइक्रो मैक्रो में डिफर करता है। देखिए माइक्रो लेवल पर जो स्टडी होती है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। मैंने अभी आपको बताया माइक्रो लेवल के ऊपर हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि भाई मेरे पास मेरी जो स्कैर्स रिसोर्सेस हैं उस स्कैर्स रिसोर्सेस से मैं अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स किस तरह से फुलफिल करूं। तो ये क्या होता है, मेरे अनलिमिटेड डिजायर्स को बताता है स्कैर्स रिसोर्सेस से, मींस रिसोर्सेस का एलोकेशन होता है। जबकि ये रिसोर्सेस का एलोकेशन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो हो जाता है, मैक्रो लेवल के ऊपर ये रिसोर्सेस का एलोकेशन नहीं होता। यहां पर हम स्टडी करते हैं ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल, हम इसमें ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल किस तरह से, ये पूरा का पूरा डिस्कस होता है। फाइन, तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट हमारा बेसिस ऑफ स्टडी, सेकंड मेथड ऑफ स्टडी, थर्ड इज इकोनॉमिक वेरिएबल, फोर्थ इज सेंट्रल इशू, फिफ्थ इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, सिक्स्थ इज इकोनॉमिक एजेंट एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ
assumptions। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अब हम सिर्फ एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, वो होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब ये देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में एक्चुअली क्या होता है कि हमारी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो लेवल के ऊपर ट्रू होंगे, लेकिन जब आप उसको मैक्रो लेवल पर लेकर जाएंगे तो वो अल्टीमेटली अपने आप में सही नहीं माने जाते, मींस उसका इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि भाई मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। अब वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है और वो अपनी एक फैक्ट्री चला रहा है, ठीक है। अब जब ये फैक्ट्री चला रहा है तो वहां पर वो ये सोचता है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करूंगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। तो ये चाहता है अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, ये चाह रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम आउटपुट जो है, ये जब वो प्रोडक्शन करने जाता है तो इसकी फैक्ट्री से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मीनिंग होता है इतनी फैक्ट्री चलाएगा तो कितना ज्यादा आप देखिए एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन होंगे। और जब ये पॉल्यूशन होगा तो मैक्रो लेवल के ऊपर ये बन जाती है हमारी क्या, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मीनिंग होगा कि भाई वो जो धुआं है जो एयर के अंदर ये छोड़ रहा है, या फिर जो पानी के अंदर अपने जो हार्मफुल वेस्ट छोड़ रहा है, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर ही पड़ने वाला है। जो भी उस पानी को कंज्यूम करेंगे या जो भी उस हवा के अंदर सर्वाइव करेंगे, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल होगा। लोग बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ने के बाद में फिर वो जो इकोनॉमी में जितना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हेल्दी पर्सन इकोनॉमी में कंपैरेटिवली ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि वो एफिशिएंट होता है, फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो तो वो उसमें एफिशिएंट होता है। तो एक माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या हो गया कि भाई आप इंडिविजुअल लेवल पर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, उसमें प्रोड्यूस करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा, ये मैक्रो लेवल के ऊपर भी होता है कि आपकी इंडिविजुअल फैक्ट्री अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो वो अल्टीमेटली आपके ओवरऑल एग्रीगेट प्रोडक्शन के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेगी, बट उससे एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। और देखिए जो अक्सर आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है सेविंग्स एंड कंजम्पशन। ये वर्ड जो है सेविंग्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है दैट वी शुड सेव मोर, ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है वी शुड स्पेंड मोर, ठीक है। अगर हम ज्यादा सेव करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमारा जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं, उन अनसर्टेनिटीज को रिकवर करने के काम में आएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला ज्यादा सेव करो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है अगर आपने सेविंग्स कर दी तो आपकी स्पेंडिंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और मैक्रो इकोनॉमी तो चलती ही पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज पर है और स्पेंडिंग्स पर है। जब तक आप खर्च करने मैक्रो इकोनॉमी में नहीं निकलोगे तो वहां गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगी नहीं, और जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं होंगी, बिकेंगी नहीं, तो आप मैक्रो इकोनॉमिकल मॉडल सक्सेसफुली कैसे चल सकता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बताते हैं, मींस दोनों के बीच में डिफरेंसेस, बंदे माइक्रो का कुछ और बोलता है, मैक्रो का बंदा कुछ और बोलता है। तो ये कुछ और भी वैसे एग्जांपल्स हैं, तो ये हमारे अल्टीमेटली एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद फिर हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लासिकल स्कूल एंड कीनीशियन स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर इसमें कोई क्वेरी या डाउट लगती है या कोई पॉइंट आपको क्लियर करना हो, समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी।